एक बेरहम युद्ध में दुनिया को बचाने के बाद मुझे एक लेजेंड की तरह जीना चाहिए था। इसके बजाय मैंने मॉडर्न दुनिया के शोर शराबे से दूर जमी हुई बर्फीली वादियों में गायब होना चुन लिया। बाकी सबको लगता है कि मैं बस मॉन्स्टर्स से भरी एक खतरनाक जगह पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ गलती से नहीं हूँ। मैं किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ जिससे छोड़ने से मैंने साफ इनकार कर दिया है। जब मेरा एक पुराना जान पहचान वाला शिम यह खबर लेकर आता है कि बूसन और देगू के पास नई मॉन्स्टर प्रजातियां दिखाई दे रही है, तो मुझे भी ध्यान देना ही पड़ता है। सिर्फ यही बात सिचुएशन को खतरनाक बनाने के लिए काफी है, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स उस बड़े युद्ध के बाद से कभी दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन मेरे उस सुनसान जमीन पर रुके रहने की असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सालों पहले आखिरी लड़ाई के दौरान मैंने अपने ताकतवर बीस्ट पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, और साथ मिलकर हमने अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया था। आखिर में मैंने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन उस पार्टनर को खो दिया जो मेरे लिए सब कुछ था। उस दिन के बाद से मैं बर्फीली वादियों में ही रुका हुआ हूँ, उस नीले अंडे के पास इंतजार कर रहा हूँ जो पीछे छूट गया था, इस उम्मीद में कि एक दिन वो वापस लौटेगी। ठीक उसी दिन एक नया साल शुरू होने वाला है, जिसे मिलाकर यूलोवा की मौत को 30 साल हो जाएंगे, और बर्फ में बैठे हुए यहाँ तक कि फेरिस परिया भी कुंग हो के साथ नया साल मनाने के लिए आ जाती है। जैसे ही सुबह के ठीक 12 बजते हैं, जो नए साल का इशारा है, अंडा चमकने लगता है और एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ में अंडा टूट जाता है। कुंग हो एकदम सुन्न रह जाता है जब अंडे से एक ऐसा जीव बाहर आता है जो बिल्कुल सिवा जैसा दिखता है, जिससे उसे याद आता है कि इन्हीं बर्फीली वादियों में वह पहली बार सिवा से मिला था। 50 साल पहले जब कुंग हो अभी भी चेरवन में तैनात था, वो तेजी से बढ़ते हुए मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। जब उसकी पहली बार सोलवा से मुलाकात हुई, उस भयानक तबाही के बीच में भी कुंग हो उस बीच से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अब आज के दिन सोलवा का बच्चा फाइनली जाग चुका है और छोटी लोमड़ी उछलकर कुंग हो के कंधे पर आ बैठती है। छोटी लोमड़ी कुंग हो के गालों को चाटती है और कुंग हो समझ जाता है कि वो बीस्ट उसे ग्रीट नमस्ते करने की कोशिश कर रही है। कुंग हो भी प्यार से उसका जवाब देता है और उस नए बच्चे से कहता है कि वो बिल्कुल सिवा जैसी दिखती है। तभी उसका ध्यान आगे उड़ रहे कुछ बीस्ट पर जाता है और वह उन बीस्ट को परखने के लिए अपनी बीस्ट आई जानवरों वाली आंख का इस्तेमाल करता है। उसे रियलाइज होता है कि यह एक नई मॉन्स्टर प्रजाति है, लेकिन इसके स्टैट्स काफी कम है। इससे उसे याद आता है कि शिम ने उसे उन नई प्रजातियों के बारे में क्या बताया था जो अभी अभी सामने आ रही है। कुंग हो सोचता है कि क्या सियोला के बच्चे का जागना और नए मॉन्स्टर्स का आना आपस में जुड़े हुए हैं। बाद में कुंग हो कोरिया के 3 बड़े गिल्ड मर्सिनरीज भाड़े के सैनिकों के हेडक्वार्टर्स मर्सिनरी टावर जाता है। कुंग हो मोची की पीठ पर सवार होकर छत पर पहुंचता है, और जब एक गार्ड ये देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो टीम लीडर को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी अभी एक डिमोनिक बीस्ट राक्षसी जानवर छत पर उतरा है। वो बैकअप के लिए चिल्ला ही रहा होता है कि तभी टीम लीडर उसके कंधे पर थपकी देता है और उसे इमरजेंसी रिस्पांस मैनुअल के आर्टिकल 3 पैराग्राफ 1 की याद दिलाता है। पता चलता है कि उस आर्टिकल में लिखा है कि अगर सेवर टाइगर लंबे दांतों वाला बाघ पर सवार होकर कोई जवान लड़का आता है तो वह चेयरमैन का दोस्त है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उसके साथ अच्छे से पेश आए। टीम लीडर उस आदमी से छत खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। गार्ड को फाइनली रियलाइज होता है कि वो इमरजेंसी मैनुअल कोई कहानी नहीं थी जो नए लोगों को चिढ़ाने के लिए बनाई गई हो। बिल्डिंग में एंटर करने से पहले कुंग हो मोची को समझाता है कि जब तक वो दूर है वो अच्छे से बर्ताव करे, और वो उसे रिश्वत के तौर पर सिर पर थपकी देता है। कुंग हो और टीम लीडर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या उसका बॉस अंदर है। बिल्डिंग में एंटर करने पर कुंग हो को शेल्फ पर अपनी और अपने साथी की एक तस्वीर दिखाई देती है। कुछ ही पलों बाद एक बूढ़ा आदमी कमरे में एंटर करता है और ऐसा लगता है कि वो वही आदमी है जो तस्वीर में था। उसका नाम लिम चुलाई है और वो उन 5 हीरोज में से एक है जिसे आयरन फिस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। चुलाई अपने दोस्त को देखकर इतना खुश होता है कि वो उछलकर उसकी बाहों में आ जाता है। सबसे पहली चीज जो कुंग हो उससे पूछता है वो यह है कि उसके आसपास इतनी सारी शराब क्यों पड़ी है, और चुलबे कहता है कि वे पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए कम से कम उन्हें बहुत सारी शराब पीनी होगी ताकि वे बराबरी कर सके। कुंग हो उससे बहस करते हुए कहता है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बूढ़ा हो रहा है। वे इस बातचीत के बीच में ही होते हैं कि तभी छोटी लोमड़ी कोंग हो के कपड़ों से बाहर रहते हुए आती है। चुलाई ये देखकर शौक रह जाता है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो लोमड़ी सुल्तवा के बच्चे से पैदा हुई थी। कुंग हो इसे कंफर्म करते हुए कहता है कि हाँ ये है, और उसने उसका नाम 16 रखने का फैसला किया है। चुलाई को बहुत इंटरेस्ट आता है और उसे रियलाइज होता है कि कुंग हो वहां उस छोटे बीस्ट का दिखावा करने आया है। वो कुंग हो को पकड़कर कहता है कि उन्हें इस खुशी में पीना होगा, और कुंग हो बेमन से इसके लिए राजी हो जाता है। देखते ही देखते वे पागलों की तरह पीना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही पलों बाद कुंग हो चेलबे को बताता है कि वो असल में उससे कुछ पूछने के लिए वहां आया है। चेलबे उससे पूछता है कि वो क्या बात है, और वो बताता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ब्यूरो उससे मिलने आया था और उन्होंने उसे वे नई मॉन्स्टर प्रजातियां दिखाएं जिनका उन्होंने सामना किया है। चेल कुंग हो को बताता है कि यह वही प्रॉब्लम है
जिसका उसका गिल्ड सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनके रैंकर्स में से एक, जिसे साउथ कॉन्फ्लिक्ट जोन भेजा गया था, वो गायब हो गया है। और यह सच में बहुत हैरान करने वाला था क्योंकि वो आदमी ए रैंक का था। चेल्बे कहता है कि उसे नहीं पता कि इसे कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन यह काफी साफ है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि नई मॉन्स्टर प्रजातियां भी अब ज्यादा बार दिखाई दे रही है। वो मेंशन करता है कि इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स के अंदर डिमोनिक एनर्जी, राक्षसी ऊर्जा भी पनप रही है। कुंग हो यह सुनकर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि ग्रेट डेब्रिक वॉर मॉन्स्टर्स के अंदर डिमोनिक एनर्जी पनप रही थी। जिनके पास डिमोनिक एनर्जी थी, उनकी इंस्टिंक्ट्स अपने पीक पर पहुंच गई थी और उनकी खुखारियत सोच से भी परे थी। इन सब के सेंटर में माजिन नाम का एक जीव था जिसने मॉन्स्टर्स की डिमोनिक एनर्जी को बिल्कुल आखिरी लिमिट तक धकेल दिया था। कुंग हो डरा हुआ है कि अगर सबसे बुरी सिचुएशन आती है तो वे बीस्ट्स फिर से सामने आ सकते हैं। चुलाई जल्दी ही इस बात से आगे बढ़ जाता है और कुंग हो को अपनी नई वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बताता है, जो फिलहाल 40वें नंबर पर है। इसके अलावा वो फिलहाल कोरिया में 6ठे नंबर पर है और कुंग हो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक बूढ़े आदमी के तौर पर खुद के लिए अच्छा कर रहा है। चेल्बे इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो अच्छा कर रहा, क्योंकि बाकी हर चीज महंगी होती जा रही है जबकि उसकी रैंकिंग गिर रही है। तभी चुलाई सजेस्ट करता है कि कुंग हो के जाने से पहले वे दोनों अपनी मैजिक पावर, जादुई शक्ति नाप ले। वो मेंशन करता है कि उसकी करंट मैजिक पावर 14,000 पर है, लेकिन कुंग हो कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये काफी बोरिंग है। हालांकि चेल्बे उसे गिल्ट ट्रिप देकर भावनात्मक रूप से मजबूर करके ऐसा करने के लिए मना ही लेता है। कुंग हो अपना हाथ मेजरिंग ब्रेसलेट में डालता है और चबे उससे अपनी मैजिक पावर उसमें इंजेक्ट करने के लिए कहता है। गुंग हो ऐसा ही करता है और डिवाइस यूजर को पहचानने के लिए स्कैन करना शुरू कर देता है। एक बार जब उसकी पहचान कंफर्म हो जाती है तो डिवाइस रिवील करता है कि कुंग हो की कॉम्बैट पावर, लड़ने की ताकत 1,20,000 है और डिवाइस उसकी कॉम्बैट पावर के हिसाब से उसकी एस्टिमेटेड रैंकिंग, अनुमानित रैंकिंग दिखाता है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर आती है। चोल भी ये देखकर पागल सा हो जाता है और वो कुंग हो से पूछता है कि आखिर वो बर्फीली वादियों में कर क्या रहा था। कुंग हो जवाब देता है कि वो बस खेती कर रहा था और मोची को पाल रहा था। बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ एक डंजन ऑर्चर्ड चाहे जो क्वांग हो के घर के पास मौजूद एक छोटा डंजन है। पता चलता है कि इसका नाम ऑर्चर्ड इसलिए रखा गया था क्योंकि इस बाड़े में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं जो डिमोनिक बीस्ट को ताकत देते हैं। यह असल में कुंग हो जैसे किसी इंसान के लिए एक बहुत जरूरी डंजन है जो बीस्ट किंग है। ऐसा लगता है कि ऑर्चर्ड को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है फेरी स्टोन। कुंग हो एक बड़ा सा फेरी स्टोन निकालता है जो उसे गिफ्ट के रूप में मिला था और उसे ऑर्चर्ड में गाड़ देता है। यह तुरंत बगीचे में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी छोड़ देता है और यहाँ तक कि कुंग हो भी इसके असर से इम्प्रेस हो जाता है। पल चमकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि परियां भी इस पल को एंजॉय कर रही है। बगीचे में मौजूद जानवर भी एक ही पल में लगभग दोगुने बड़े हो गए हैं और सियोला उनके साथ जश्न मनाने के लिए उनकी तरफ छलांग लगाती है। जब सोला आसपास उछल कूद करने में बिजी है, कुंग हो उसके स्टैट्स चेक करने के लिए बीस्ट आई एक्टिवेट करता है। अपनी रेयरिटी के लिए उसकी रैंक एसएस है, लेकिन उसका अटैक लेवल और कॉम्बैट लेवल अभी भी एफएफ है। हैरानी की बात यह है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी और पोटेंशियल दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। कुंग हो यह देखकर हैरान है कि सोला एक सब स्पीशीज है और उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। अचानक सियोला उल्टी दिशा में छलांग लगाती है और केबिन से बाहर भाग जाती है। कुंग हो सोचता है कि सियोला ऐसे क्यों भाग रही है, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, और कुंग हो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में वह उस तक पहुंच जाता है, भले ही वह काफी तेज है, और कुछ ही पलों बाद वे एक चट्टान से नीचे कूदते हैं और कुछ अर्थ स्पिरिट्स को मॉन्स्टर्स के एक झुंड से घिरा हुआ पाते हैं। सियोला तुरंत अर्थ स्पिरिट्स को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी होने के लिए नीचे छलांग लगाती है। कुंग हो हैरान है कि सियोला अर्थ स्पिरिट्स को बचाने के लिए इतनी जल्दी में भाग कर आई। तभी एक रैंक सांप वहां आ जाता है और कुंग हो समझ जाता है कि एक मिथिकल बीस्ट होने के बावजूद सियोला के लिए इस मॉन्स्टर का सामना करना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। पता चलता है कि वह सांप एक टाइटनोबोआ है जो काफी खतरनाक होता है। फिर कुंग हो अपने बीस्ट मास्टर की जन्मजात एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिसे प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट कहा जाता है। यह एक ऐसी स्किल है जो मॉन्स्टर्स को यह मानने पर मजबूर कर देती है कि उसे इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे खूंखार और सबसे बड़ा शिकारी है। कुंग हो के स्किल को एक्टिवेट करते ही सांप घबरा जाता है और वह कांपने लगता है। कुंग हो उसे जीभ से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह अपनी शक्ल यहाँ दोबारा कभी न दिखाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वह उसे स्नेक वाइन में बदल लेगा। कुंग हो सांप से जवाब मांगता है और वह यह कंफर्म करने के लिए अपना सिर हिलाता है कि वह कुंग हो की बात समझ गया है। एक डरावनी आवाज के साथ कुंग हो उन मॉन्स्टर्स को वहां से दफा होने के लिए कहता है और वे सब के सब वहां से गायब हो जाते हैं। जब मॉन्स्टर्स भाग रहे होते हैं, कुंग हो दूर एक मॉन्स्टर रैप्टर को नोटिस करता है और इस बीस्ट के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। कुंग हो उस मॉन्स्टर के स्टेट्स चेक करता है और पता चलता है कि उसके स्टेट्स काफी कम है। बिना किसी हिचकिचाहट के
सियोला उस रैप्टर के पीछे भागती है और कुंग हो भी उनके पीछे पीछे जाता है। कुंग हो को दूर एक गेट दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि वह रैप्टर उसी गेट से बाहर निकला था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं उसे रियलाइज होता है कि उस रैप्टर की वजह से आसपास का पूरा इलाका डिमोनिक एनर्जी से भर गया है। वे गेट के अंदर कूद जाते हैं और गेट में एंटर करते ही कुंग हो आसपास किसी बुरी शक्ति की मौजूदगी नोटिस कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि गेट के अंदर कदम रखने के कुछ ही पलों बाद सियोला को अपनी दूसरी पूंछ मिल जाती है। कुंग हो उसके स्टैट बोर्ड पर लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और उसे रियलाइज होता है कि अभी अभी मिली उस नई पूंछ की वजह से सियोला की ग्रोथ अपनी प्रजाति के बाकी जानवरों से 1.5 गुना ज्यादा तेज है। दूर से डेमोनिक एनर्जी वाले 3 रैप्टर्स बाहर आते हैं और सियोला कुंग हो से पूछती है कि क्या वह जाकर उन रैप्टर्स के साथ खेल सकती है। कुंग हो को रियलाइज होता है कि सियोला बिल्कुल पुराने दिनों वाली सुल्तवा की तरह है। कुंग हो को सुल्तवा के साथ ट्रेनिंग करना याद आता है और वे अनगिनत लड़ाइयां एक साथ लड़ते हुए बड़े हुए थे, लेकिन आखिर में उसने सुल्तवा को खो दिया। इसी डर की वजह से कुंग हो सोला को एक नॉर्मल बच्ची की तरह पालना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सोला एक ऐसी बच्ची है जिसे पैदाइशी लड़ना पसंद है। कुंग हो समझ जाता है कि उसे लड़ने से रोकना उसके लिए एक स्वार्थी काम होगा, इसलिए सोला को वह काम करने से रोकने के बजाय जो उसे पसंद है, कुंग हो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फैसला करता। वह उसके सिर को छूते हुए उसे बताता है कि वह उसे दुनिया में सबसे बेहतरीन बनने के लिए तैयार करेगा। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छूता है उसमें से एक बहुत भारी एनर्जी निकलती है जो एक सर्कल बनाती है और कुंग हो की उंगली के चारों ओर लिपटकर एक अंगूठी बन जाती है। पता चलता है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट रिंग है जो किसी मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसके मास्टर के हाथ में आ जाती है। फिर कुंग हो सियोला से कहता है कि वह अपना कुछ माना उसके साथ शेयर करने वाला है क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद वह उससे जाकर जी भरकर लड़ने के लिए कहता है और सियोला रैप्टर्स की तरफ छलांग लगा देती है। सोला को रैप्टर्स के करीब जाते देख कुंग हो सेंसरी ट्रांसफर स्किल एक्टिवेट करता है जो एक बीस्ट मास्टर की जन्मजात एबिलिटी होती है। असल में कॉन्ट्रैक्टर और मैजिकल बीस्ट अपनी सारी सेंसेज को एक साथ शेयर करते हैं जिसमें माना और फिजिकल पावर्स भी शामिल हैं। कुंग हो कॉम्बैट के दौरान सियोला को गाइड करता है, उसे बताता है कि कब मूव करना है और कैसे डॉज करना है, यहाँ तक कि उसे कब अटैक करना है। कुंग हो के गाइडेंस से सियोला एक रैप्टर को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। उस रैप्टर को अपने काबू में करने के बाद सियोला उसमें मौजूद डिमोनिक एनर्जी को सोखने के लिए ओवरवेल्म स्किल का इस्तेमाल करती है। सियोला उस रैप्टर की सारी डिमोनिक एनर्जी को खत्म करने में कामयाब हो जाती है और वह बाकी दोनों के साथ भी ऐसा ही करती है। कुंग हो इस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि रैप्टर्स को मार गिराते टाइम वो कितनी फुर्तीली है। रैप्टर्स को पूरी तरह से हराने के बाद सियोला का अटैक स्टैट से बढ़कर ई हो जाता है और कुंग हो हैरान है कि उसे सिर्फ एक ही फाइट से अपग्रेड मिल गया। फिर कुंग हो उसे अपने पास बुलाता है और वह कुंग हो से पूछती है कि क्या उसने अच्छा किया, जिस पर कुंग हो हाँ। वह उससे कहता है कि उसने बहुत ही शानदार काम किया और वह सजेस्ट करता है कि उन्हें गेट बंद होने से पहले जल्दी घर चलना चाहिए। कुंग हो रैप्टर्स को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि उठ जाओ और गेट बंद होने से पहले बाहर निकलो। हैरानी की बात यह है कि सियोला रैप्टर्स के साथ खेलना शुरू कर देती है और कुंग हो को रियलाइज होता है कि जिसके अंदर भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है वो सियोला का दोस्त है। हालांकि फालतू के खेल कूद के लिए कोई टाइम नहीं बचा है और कुंग उन पर चिल्लाता है कि जल्दी आगे बढ़े। कुंग हो सियोला और रैप्टर्स गेट की तरफ भागते हैं और वे उसके पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले बाहर कूदने में कामयाब हो जाते हैं। कुंग हो अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसे अचानक अर्थ स्पिरिट्स की आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही खुशी भरी आवाज में उसका वेलकम कर रहे हैं और उसे द एब्सोल्यूट वन कहकर बुला रहे हैं। कुंग हो पूरी तरह से हैरान है कि उसे इस तरह से माना जा रहा है। अर्थ स्पिरिट्स सियोला की भी तारीफ करते हैं और उसे सिल्वर वाइट फैंग कहकर बुलाते हैं। कुंग हो जल्दी ही इन सारी तारीफों को किनारे कर देता है और वह अर्थ स्पिरिट्स की लीडर के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या उसने मैजिक इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वह इंसानों की भाषा बोल पा रही है। कुंग हो इस बात को भी साइड करते हुए अर्थ स्पिरिट से पूछता है कि क्या वह सियोला को सिल्वर वाइट फैंग कह रही है। अर्थ स्पिरिट यह जानकर हैरान रह जाती है कि उस बीस्ट का एक नाम भी है और वह बताती है कि उनके होमलैंड में उन्होंने हमेशा से वाइट फैंग्स को अपने गार्जियन डेटीज के रूप में पूजा है, वह भी बहुत पुराने समय से। इन डेटीज में सिल्वर वाइट फैंग्स को और भी ज्यादा स्पेशल माना जाता है। वह लेडी बताती है कि सिल्वर वाइट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और वे काइंड भी होते हैं। असल में वह 5 पूंछों वाला एक सिल्वर वाइट फैंग ही था जिसने उनके देश को कॉप्स ड्रैगन नाम के एक मॉन्स्टर से बचाया था। अर्थ स्पिरिट कुंग हो को बताती है कि सिल्वर फैंग्स उनके लिए लेजेंड्स के अलावा और कुछ नहीं है। चूंकि कुंग हो उनके प्यारे सिल्वर फैंग के साथ एक बच्ची जैसा बर्ताव कर रहा है, इसलिए अर्थ स्पिरिट्स के पास कुंग हो को अपना एब्सोल्यूट वन मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। असल में वे उसके लिए एक डांस कंपोज करने का फैसला करते हैं और जब वे डांस करने में बिजी होते हैं कुंग हो समझ जाता है कि जो अर्थ स्पिरिट उससे बात कर रही है
वो क्वीन है क्योंकि उसके सिर पर किसी तरह का क्राउन है। कुंग हो फिर उससे पूछता है कि क्या वह रॉयल्टी से है, और यह सुनते ही उसका मूड तुरंत बदल जाता है क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे एब्सोल्यूट वन कुंग हो से कुछ भी नहीं छिपा सकते। कुंग हो उन्हें बताता है कि उसने यह सब इसलिए नहीं समझा क्योंकि वह एब्सोल्यूट वन है, लेकिन उसके पास यह सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। स्पिरिट्स की क्वीन फिर कुंग हो को बताती है कि हाल ही में उनकी टेरिटरी को एक डंजन में बदल दिया गया था और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वह बेहोश हो गई थी। जब वह फाइनली उठी तो उसने खुद को इस अनजान दुनिया में पाया। वह कुंग हो को बताती है कि पहले ही 3 दिन बीत चुके हैं और इससे पहले कि वह बात कहे जो वह कहना नहीं चाहती। कुंग हो आसानी से समझ जाता है कि वह और उसके लोग भूखे हैं। क्वीन तुरंत यह कंफर्म करती है और कहती है कि एब्सोल्यूट वन इस बात को बहुत जल्दी समझ गए। कुंग हो फिर उन्हें बताता है कि उसके घर के पास ऑर्चर्ड नाम का एक अर्थ स्पिरिट डंजन है। वह उन्हें बताता है कि अगर उन्हें कोई ऐतराज न हो तो वे आजादी से ऑर्चर्ड में रह सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्थ स्पिरिट्स जश्न मनाने लगते हैं और कुंग हो की पूजा करने लगते हैं। इससे पहले कि उसे अजीब लगे वह उन्हें झुकना बंद करने के लिए कहता है। कुंग हो सोचता है कि क्या सारी फेरी टेल प्रिंसेसेस ऐसा ही बर्ताव करती, क्योंकि क्वीन को किसी मेड की तरह झुकना बहुत पसंद है। कुछ ही पलों बाद मोची उन्हें ऊबर की तरफ बिक करने आ जाता है। अर्थ स्पिरिट्स उस बीस्ट को पकड़ लेते हैं और कुंग हो उनसे कसकर पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वे उन ठंडे मैदानों को पार करने वाले हैं। बाद में कुंग हो को एक नए ग्रुप चैट पर मैसेज आता है और पता चलता है कि यह चिल्बे का बनाया हुआ एक ग्रुप है जो 5 वॉर हीरोज के लिए है। कुंग हो के ज्वाइन करते ही पूरा ग्रुप खुशी से पागल हो जाता है। अचानक सोर्ड गॉड जुनवू और बो गॉड हो योंग इस बात पर लड़ने लगते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। देखते ही देखते दोनों ये पता लगाने के लिए एक मैच सेट कर लेते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। कुंग हो को इससे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि ये दोनों शुरू से ही ऐसा बर्ताव करते आ रहे हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं वे हमेशा बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं और भले ही वे इडियट्स हैं वे अभी भी कुंग हो के कॉमरेड्स हैं जिन्होंने ग्रेट वॉर के दौरान उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। चूंकि काफी लंबा टाइम बीत चुका है कुंग हो को लगता है कि अब एक बार फिर उनके चेहरे देखने का टाइम आ गया है। इसके अलावा उसने सियोला को सबसे बेहतरीन बनाने का फैसला कर लिया है और उसे लगता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग तैयार करना ही सही रास्ता है। इसके तुरंत बाद सोर्ड गॉड और बो गॉड अपनी फाइट के लिए तय की गई जगह पर मिलते हैं और पूरा पहाड़ उन लोगों से भरा हुआ है जो उन्हें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी उन दोनों के बीच होने वाली इस रैंकिंग बैटल को कवर करने के लिए वहां मौजूद हैं। सोर्ड गॉड जुनवू की वर्ल्ड रैंकिंग फिलहाल 20वें नंबर पर है जबकि बो गॉड हो योंग दुनिया में 21वें नंबर पर है। जब वे मैच के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो फ्लेम विच मीना जो 5 हीरोज में से एक है वहां आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि कुंग हो की तरह ही वह अभी भी अपनी उम्र के हिसाब से काफी जवान दिखती है और उसके आते ही भीड़ खुशी से पागल हो जाती है। मीना उन दो बूढ़े बेवकूफों से पूछती है कि वे और कितने टाइम तक लड़ते रहने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि वे अभी तक थके न हो। मीना के मिन्नतें करने के बावजूद वे दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के इरादे से लड़ने पर अड़े हुए हैं। दोनों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वे ही जीतने वाले हैं और मीना को रियलाइज होता है कि उनकी पुरानी आदतें अभी भी वैसी ही हैं। मीना फिर ऑफिशियली इस मैच को एक रैंकिंग मैच डिक्लेयर कर देती है और खुद को गारंटर के तौर पर सामने रखती है। जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है मीना एक जानी पहचानी आकृति को वहां आते हुए नोटिस करती है और ये कोई और नहीं बल्कि कुंग हो है। वह भीड़ के पीछे लैंड करता है ताकि कोई बड़ी एंट्री न हो, लेकिन मीना की नजर उस पर पड़ ही जाती है। मीना फिर उन दोनों बेवकूफों से कहती है कि उन्हें शायद इस रैंकिंग मैच को कैंसिल करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वे दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। मीना फिर उनसे पूछती है कि क्या वे कुंग हो के वहां होने के बावजूद भी अपनी यह जिद कायम रखेंगे। जैसे ही वे यह सुनते हैं और पीछे कुंग हो को देखते हैं वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। दोनों कुंग हो को देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन वे उसके सिर पर बैठे बीस्ट को लेकर काफी क्यूरियस हैं। कुंग हो एक्साइटमेंट के साथ सियोला को बताता है कि वे उसके पुराने दोस्तों के साथ डिनर करने वाले हैं, जो उसे यकीन है कि उसके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होने वाला है। पता चलता है कि व्हाइट नाइट के गिल्ड लीडर की पोजीशन छोड़ने के बाद जुनवू ने अपने सक्सेसर्स को ट्रेन करने के लिए बुकानसान माउंटेन के पास एक मीडियम गिल्ड बना लिया है। जुनवू फिर कुंग हो को अपने मेडिसिनल वेयरहाउस में ले जाता है जहां वो उसे मून सॉर्ड्स का अपना स्टैश दिखाता है। यह एक मेडिसिनल प्लांट है जिसे खाने पर हर्ब मॉन्स्टर्स का माना एम्पलीफाई हो जाता है और यह सच में बहुत रेयर और महंगा है। सियोला इस प्लांट को लेकर क्यूरियस है और वह उसे काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन कुंग हो उसे बताता है कि इसे खाने का यह सही तरीका नहीं है। सियोला को इतना प्यारा देखकर इंप्रेस हुआ जुनवू कुंग हो से कहता है कि वह सारे मून सॉर्ड्स ले जाने के लिए फ्री है ताकि वह सियोला की अच्छे से परवरिश कर सके। इस बीच होयोंग बाहर वेट कर रहा है और वह पहले से ही इम्पेशेंट हो रहा है। वह कुंग हो पर चिल्लाता है कि वह बस पूरे वेयर हाउस पर रेड मार दे, लेकिन जुनवू उससे कहता है कि वह कुंग हो को उसकी जरूरत की हर चीज देने के लिए तैयार है। कुंग हो जुनवू से कहता है कि वह इस गिफ्ट के लिए उसका बहुत शुक्रगुजार है और जुनवू उससे कहता है कि अगर वो सच में शुक्रगुजार है तो उसे अक्सर मिलने आना चाहिए।
तभी हो युंग कुंग हो से कहता है कि उन्होंने पहले से ही पीने के लिए ड्रिंक्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक तैयार कर रखा है क्योंकि वे पिछले 15 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जुन वू भी इस बात को सपोर्ट करता है क्योंकि उसने सुना है कि कुंग हो ने जुलाई के साथ एक ड्रिंक फेस्ट की थी। कुंग हो उन्हें रोस्ट करने का फैसला करता है, उनसे पूछता है कि चिल्बे समेत वे ही इकलौते ऐसे लोग क्यों हैं जिनका अपीयरेंस इतने सालों में बदल गया है। वे दोनों इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपना ड्रिंकिंग फेस्ट शुरू करना चाहिए। अगले दिन कुंग हो सोल बैंक जाता है और जैसे ही वो बैंक में कदम रखता है, क्लर्क बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम करता है, जो उसे बताता है कि वह उसे वीवीआईपी रूम तक एस्कॉर्ट करेगा। कुंग हो उस क्लर्क से पागलों की तरह झुकना बंद करने की रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है कि वह वहां कुछ माना स्टोन्स निकालने आया है। सियोला कंफ्यूज है और वह उससे पूछती है कि ये स्टोन्स किस लिए हैं। क्लर्क कुंग हो को बताता है कि स्टोन स्टोरेज रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था और वह उसे बताता है कि वह अपनी मर्जी से इसका यूज करने के लिए फ्री है। इसके तुरंत बाद कुंग हो अपना काम खत्म कर लेता है और जैसे ही वह बाहर एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है, अपनी बाइक पर बैठा एक गैंग मेंबर उसे दूर से देख लेता है। वह नोटिस करता है कि बैंक में लोग कुंग हो के सामने झुक रहे हैं, जो एकदम कैजुअल आम कपड़ों में है। वह तुरंत ये मान लेता है कि लोग कुंग हो के बगल में सूट पहने खड़े उस आदमी के सामने झुक रहे हैं। वह यह देखने का फैसला करता है कि लोग उस आदमी के सामने क्यों झुक रहे हैं और वह अपना माना डिटेक्शन लेंस एक्टिवेट करता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखकर माना स्टोन्स का ग्रेड और उसमें मौजूद माना दिखा सकता है। डिवाइस उसे बताता है कि सूट पहने उस आदमी के हाथ में मौजूद सूटकेस में 2C ग्रेड माना और 3 ग्रेड माना स्टोन्स हैं। वह इससे पूरी तरह खुश नहीं है क्योंकि यह एक तरह से काफी करीब स्टैंडर्ड का है। वह बेमन से कुंग हो की जेबें चेक करता है। इसके अलावा वहाँ 2A ग्रेड और 5B ग्रेड माना स्टोन्स भी हैं। वह आदमी यह देखकर पागल हो जाता है क्योंकि कुंग हो बेसिकली अपने साथ 1.6 बिलियन 1 अरब 60 करोड़ कैश लेकर घूम रहा है, जैसे कि यह कुछ भी ना हो। वह फिर कुंग हो की रैंक चेक करने का फैसला करता है ताकि यह जान सके कि क्या वह एक एस रैंक हंटर है, लेकिन वह डिवाइस से कुंग हो का माना नहीं नाप पाता। इस वजह से वह यह मान लेता है कि कुंग हो एक नॉन अवेकेंड पर्सन जिसकी शक्तियां अभी नहीं जगी हैं। जैसे ही कुंग हो बैंक से बाहर जाता है, उसे लगता है कि उसे अपना परफेक्ट टारगेट मिल गया है क्योंकि कुंग हो के आसपास कोई गार्ड्स भी नहीं है। वह फिर अपने बॉस से कांटेक्ट करता है ताकि उसे बता सके कि उसके हाथ एक जैकपॉट लगा है। वह अपने बॉस को बताता है कि वह कुंग हो का पीछा करना जारी रखेगा और कुंग हो बस अपना काम करता रहता है। थोड़ी देर बाद वह एक अजीब सी बिल्डिंग में जाता है जहां उसे एक बीस्ट वुमन मिलती है जो यह देखकर हैरान है कि कुंग हो 15 साल बाद उनसे मिलने आया है। पता चलता है कि वह मोची के बारे में जानती है और वह कुंग हो से पूछती है कि इस बार वह क्या पालने का प्लान बना रहा है। कुंग हो जवाब देता है कि वह एक सिल्वर व्हाइट फैंग पालना चाहता है और बीस्ट वुमन तुरंत समझ जाती है कि यह सियोला की डिसेंडेंट वंशज है। कुंग हो इस बात को कंफर्म करता है लेकिन उसे बताता है कि सियोला सुलवा से थोड़ी अलग है क्योंकि वह एक सब स्पीशीज थी है। यह सुनकर वह औरत हैरान रह जाती है क्योंकि अपने इतने लंबे सालों की जिंदगी में वह पहली बार किसी मिथिकल बीस्ट की सब स्पीशीज देखेगी। वह कुंग हो को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे इतनी स्पेशल चीज देखने का एक रेयर मौका दिया। वह औरत फिर कुंग हो से कहती है कि वह चाहती है कि वह सियोला की बहुत अच्छे से परवरिश करे। औरत से मिलने के बाद कुंग हो सड़क पर आता है और सियोला नोटिस करती है कि पूरी सड़क बीस्ट पीपल से भरी हुई है। सियोला कुंग हो से पूछती है कि वह जिन लोगों को देख रही है वे अलग क्यों हैं और कुंग हो एक्सप्लेन करता है कि न्यू कॉन्टिनेंट नाम के एक दूसरे डायमेंशन से कई प्रजातियां धरती पर आ गई थीं। ऐसा लगता है कि जिस सड़क पर वे अभी चल रहे हैं वह उनके रहने के लिए और उनके कल्चर को बचाने के लिए बनाई गई थी। पता चलता है कि मीना भी उन्हीं में से एक है और वह एक ऐसी मैजिकल प्रजाति से आती है जो अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा जवानी के रूप में बिताती है। ड्वार्फ्स बोने भी एक और प्रजाति है जो म्यू कॉन्टिनेंट से आते हैं और जैसा कि उम्मीद थी वे एक ऐसी प्रजाति है जो ब्लैकस्मिथिंग लोहार के काम में माहिर है। ड्वार्फ्स का लीडर स्मिथ जैसे ही दूर से कुंग हो को देखता है वह उसका वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसे सालों से नहीं देखा था। स्मिथ कुंग हो को अपनी वर्कशॉप में ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वह सब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। कुंग हो इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता और वह स्मिथ से पूछता है कि क्या वह भी बिजी था। स्मिथ मेंशन करता है कि हमेशा काम करने के लिए टास्क होते हैं क्योंकि व्हाइट नाइट गिल और नापा गिल हमेशा उनके लिए काम भेजते रहते हैं। कुंग हो फिर स्मिथ से कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए और वह उसे अपना ब्रेसलेट दिखाता है जिसे ऑरा ब्लेड के नाम से जाना जाता है। कुंग हो
उससे कहता है कि वो चाहता है कि वह ऑरा ब्लेड पर एक नजर डाले, लेकिन ऐसा लगता है कि स्मिथ बिजी है। हालांकि स्मिथ उसे बताता है कि वे बाकी सारी रिक्वेस्ट्स को साइड में रख देंगे क्योंकि कुंग हो का काम हमेशा उनकी टॉप प्रायोरिटी प्राथमिकता होता है। पता चलता है कि बाकी ड्वार्फ्स भी अपने लीडर की इस बात से पूरी तरह सहमत है। कुंग हो नर्वस होकर स्माइल करता है क्योंकि ड्वार्फ्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसे याद थे। इस बीच गैंग रेडर्स की टीम पहले से ही कुंग हो के बाहर आने का इंतजार कर रही है ताकि वे उस पर छिपकर हमला एम्बुश कर सके। इसके कुछ ही देर बाद स्मिथ ब्रेसलेट्स पर इम्प्रूवमेंट्स का काम खत्म कर लेता है और वह उसे बताता है कि वे अब उसके माना को हैंडल कर पाएंगे क्योंकि उसने मैक्सिमम आउटपुट भी बढ़ा दिया है। स्मिथ कुंग हो से पूछता है कि क्या वह इसे टेस्ट करना चाहेगा, लेकिन कुंग हो ना कह देता है क्योंकि उसे जल्दी ही इसे टेस्ट करने का मौका मिलने वाला है। कुछ ही पलों बाद वह डॉर्फ्स की वर्कशॉप से बाहर निकलता है और जैसे ही वह उन सुनसान सड़कों से गुजरता है, गैंग के लोग अपनी छिपने की जगहों से बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। कुंग हो को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वह पहले से ही उनकी मौजूदगी के बारे में जानता था, लेकिन वह बस ये जानना चाहता है कि क्या वे सब बाहर आ चुके हैं। गैंग का लीडर हैरान है कि कुंग हो जैसा एक नॉन अवेकेन इंसान ब्लफ दिखावा कर रहा है। कुंग हो को यकीन नहीं होता कि उन्होंने उसे एक नॉन अवेकेन इंसान कहा और वह उनसे पूछता है कि क्या वे माना डिटेक्शन लेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नापी जा सकने वाली माना लिमिट 1 लाख है। गैंग का लीडर इस बात को कंफर्म करता है और अंदर ही अंदर वह पहले से ही परेशान है कि कुंग हो एक ऐसा इंसान होने के बावजूद इतना रिलैक्स्ड है जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। वह आदमी जानता है कि पूरे देश में सिर्फ 3 ही ऐसे अवेकिन लोग हैं जिनकी कॉम्बैट पावर 1 लाख से ज्यादा है और वह उन तीनों को जानता है, इसलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुंग हो उनमें से एक नहीं है। 1 मिनट सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि कुंग हो से कोई खतरा नहीं है और वह अपने आदमियों को कुंग हो पर अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि उन्होंने बेवकूफ बनने का फैसला कर ही लिया है। कुंग हो भी एक ऑब्वियस वन साइडेड एक तरफा बैटल की तैयारी में अपना ऑरा ब्लेड निकाल लेता है। सबसे पहले जो लोग उस पर हमला करने आते हैं वे सब मारे जाते हैं जिससे लीडर शॉक में आ जाता है। पैनिक करते हुए वह कुंग हो का माना नापने के लिए लेंस यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले की तरह ही यह इमेजरेबल जिसे नापा न जा सके का ऑप्शन दिखाता है और यहीं से उस आदमी को यकीन होने लगता है कि कुंग हो की कॉम्बैट पावर सच में 8 लाख से ज्यादा हो सकती है। वह अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर कुंग हो से पूछ ही रहा होता है कि वह कौन है कि तभी कुंग हो उसके सिर पर पंच मारता है जिससे उसका पहना हुआ मेजरिंग लेंस टूट जाता है। गैंग को पूरी तरह से हराने के बाद कुंग हो अपना मोबाइल चेक करता है और उसे रियलाइज होता है कि वे सब वांटेड क्रिमिनल्स हैं। गैंग का लीडर मोंग है और वह व्हाइट नाइट का एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव पूर्व अधिकारी था, लेकिन बाद में उसने डकैती, किडनैपिंग और यहाँ तक कि मर्डर का रास्ता चुन लिया। कुंग हो यह देखकर हैरान है और वह उस आदमी से कहता है कि यह काफी साफ है कि वह बहुत बिजी रहा है। कुंग हो को इतना खतरनाक देखकर मोंग भागने की सोचता है क्योंकि वह साफ तौर पर कुंग हो का सामना नहीं कर सकता। वह तुरंत अपनी जन्मजात एबिलिटी असैसिन स्किल एक्टिवेट करता है। यह उसे पावरफुल बना देता है और वह हवा में छलांग लगाकर वहां से भागने लगता है। पता चलता है कि मोंग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि अपनी एबिलिटी यूज करते टाइम वह कभी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगा है। अचानक उसे अपने बगल में कुंग हो की आवाज सुनाई देती है जो उससे बात कर रहा है कि कैसे वह कभी व्हाइट नाइट का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। कुंग हो यह जानने में इंटरेस्टेड है कि वह आदमी क्रिमिनल क्यों बन गया और कुंग हो उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। मोंग बहुत जोर से जमीन पर क्रैश होता है और वह बुरी तरह पैनिक करने लगता है क्योंकि वह डोमेस्टिक रैंक्स घरेलू रैंक्स में टॉप 50 में आता है। लेकिन कुंग हो उसके साथ किसी बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा है जिसका मतलब है कि कुंग हो एक टॉप टियर रैंक वाला इंसान है। मोंग को लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था, लेकिन वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वह अपना डैगर खंजर निकालता है और अटैक की पोजीशन में आ जाता है, यह पूछते हुए कि कुंग हो कहाँ है। कुंग हो उसके पीछे आता है और उसे फिर से जोर का थप्पड़ मारता है। जैसे ही वह दूर जाकर गिरता है उसका डैगर उसके हाथ से छूट जाता है और कुंग हो उस ब्लेड को चकनाचूर कर देता है। वह आदमी किसी कचरे की तरह डंपस्टर कूड़ेदान में जाकर गिरता है जो वह असल में है और उसकी बदकिस्मती से कुंग हो का अटैक उसके कपड़े भी फाड़ देता है जबकि वह आदमी डंपस्टर में पड़ा पैनिक कर रहा है। कुंग हो उस हथियार से इम्प्रेस है जो स्मिथ ने उसके लिए बनाया है क्योंकि उसने सच में माना एफिशिएंसी क्षमता बढ़ा दी है। कुंग हो फिर मोंग के पास जाता है यह कहते हुए कि वह देख सकता है कि वह पहले से ही 50 के पार है, जिसका मतलब है कि वह भी बोर्ड जनरेशन युद्ध वाली पीढ़ी से है। कुंग हो उससे पूछता है कि इतने भयानक युद्ध में जिंदा बचने के बाद भी वह क्रिमिनल क्यों बन गया। अपने बचाव में मोंग ये कहना शुरू करता है कि वह खुश नहीं है कि दुनिया इतनी शांति से रह रही है क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है। वह कहता है कि खून खराबे और लाशों के ढेरों के बिना दुनिया बहुत बोरिंग है और वह पहले से ही इसके लिए पागल हो रहा है। जब कुंग हो ये सुनता है तो उसे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसके जैसे ऐसे कई लोग हैं जिनकी इंसानियत उस लंबे युद्ध ने खत्म कर दी थी। ये लोग पहले से ही दुश्मनों को मारने के आदी हो चुके हैं और जब सब कुछ खत्म हो जाता है
तो वे क्रिमिनल्स बन जाते हैं। वे युद्ध के पैदा किए हुए पागल मैनिक हैं और वे उन बीमारियों में से एक हैं जिन्हें आज का जमाना छिपाने की कोशिश करता है। मोंग इस सन्नाटे को नोटिस करता है और स्माइल करते हुए कुंग हो से पूछता है कि क्या वह समझ पा रहा है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन कुंग हो अभी भी शांत रहता है। इस बीच जुनवू अपने एक चेले से बात करते हुए दिखाई देता है और वे दोनों कुंग हो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वह लड़का जुनवू से कहता है कि गांग हो देखने में बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान लगता है, भले ही वह एक वॉर हीरो है। जब जुनवू यह सुनता है तो वह तुरंत उस लड़के को सही करते हुए बताता है कि कॉन्ग हो शायद दिखने में शांत लगे, लेकिन उसका गुस्सा बहुत भयानक है, खासकर क्रिमिनल्स को लेकर। वापस उसी गली में कॉन्ग हो फाइनली बोलता है। मोंग से कहता है कि चूंकि वह शांति से पक चुका है तो वह उसे वही देगा जो उसे चाहिए। अपने पूरे चेहरे पर गुस्से के साथ वह उस आदमी को पंच मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक और पंच मारता है ताकि उसकी वह हैंडसम शक्ल बिगाड़ सके। कुछ ही पलों बाद जुनवू को कुंग हो का एक वीडियो कॉल आता है जिससे वह सरप्राइज हो जाता है। जुनवू एक्साइटमेंट के साथ कॉल उठाता है और कुंग हो उसे बताता है कि उसके पास मोंग है और वह जानवू से पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। जुनवू तुरंत उस आदमी को पहचान लेता है और कहता है कि ये वही है जो व्हाइट नाइट का नाम मिट्टी में मिला रहा है। जैनवू जानना चाहता है कि वह आदमी कहाँ है क्योंकि वह उसे अपने हाथों से फाड़ देना चाहता है और कुंग हो उससे कहता है कि वह उसे एड्रेस भेजने वाला है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने मोंग के पूरे गैंग को पहले ही पकड़ लिया है और इस कॉल के बाद ही मोंग को फाइनली रियलाइज होता है कि कुंग हो असल में डिमोनिक बीस्ट किंग है। कुंग हो फिर उससे पूछता है कि क्या चोरी का माल छिपाने के लिए उनके पास यही इकलौता स्टैश हाउस अड्डा है, और मोंग इसे कंफर्म करते हुए कहता है कि उसके झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। वह मेंशन करता है कि फैंटम नाम के एक आदमी ने उन्हें लूट लिया था, इसीलिए उनके पास अब सिर्फ एक ही स्टैश हाउस बचा है। कॉन्ग हो उससे पूछता है कि यह फैंटम कौन है और मोंग बताता है कि वह एक कुख्यात चोर नोटोरियस थीफ है जो चीजें चुराने के बाद अपने पीछे एक ब्लैक कार्ड छोड़ जाता है। मोंग फिर कॉन्गो से पूछता है कि क्या वह उसे जिंदा छोड़ेगा क्योंकि उसने वह सब उगल दिया है जो उसे पता था। कांग हो हाँ कहता है, लेकिन अचानक मोंग के सीने पर पंच मारता है जिससे उसका मोनोहुल पूरी तरह तबाह हो जाता है। कुंग हो उसे बताता है कि उसे जिंदा छोड़ने का इकलौता रीजन यही है कि उसने उसका मोनोहुल तबाह कर दिया है, जिसका मतलब है कि वह अब अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर पाएगा। उस पल से मोंग को एक आम नागरिक सिविलियन की तरह जीना होगा। मोंग दर्द से कराहता है जब वह सुनता है कि वह अब एक सिविलियन है और वह कुंग हो से इसके बजाय उसे मार देने की भीख मांगता है। हालांकि कुंग हो उसे याद दिलाता है कि जिस शांति की वो शिकायत कर रहा है उसे बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। कुंग हो फिर मोंग और उसके गैंग को उस अंधेरी गली में छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, कुंग हो सिला को भरोसा दिलाता है कि युद्ध में जाने वाला हर इंसान मोंग जैसा नहीं था और वह सिला को भरोसा दिलाता है कि घर पहुंचने के बाद वह उसके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाएगा। हालांकि वह उससे कहता है कि खाने से पहले उसे नहाना होगा। घर लौटने पर सिला भागने की कोशिश करती है क्योंकि वह नहाना नहीं चाहती, लेकिन कुंग हो उसे आसानी से पकड़ लेता है और उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं होती कि वह नहाना नहीं चाहती क्योंकि उसकी माँ भी बिल्कुल वैसी ही थी। हालांकि यह बात कोई नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि कुंग हो अपनी शॉपिंग ट्रिप से लाया हुआ वर्ल्ड ट्री फ्रूट पानी में मिला रहा है। उसने फल को पिघलाने और उसे गर्म पानी में मिक्स करने के लिए अपने माना का इस्तेमाल किया, जिससे एक बहुत ही अच्छी महक और एकदम सही टेम्परेचर तैयार हुआ। सियोला अपना एक पैर डालकर उसे टेस्ट करती है और उसे पानी तुरंत पसंद आ जाता है। कुंग हो खुश है कि उसे पानी पसंद आया और वह उसे प्यार से पानी में बिठा देता है। पता चलता है कि बिस्टमैन वॉरियर्स युद्ध में जाने से पहले वर्ल्ड ट्री के फल के छिलके का एक बहुत छोटा सा हिस्सा पीसकर अपनी बॉडी पर लगाते थे। इससे उनके बाल, स्किन और खाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते थे। ऐसा लगता है कि यह वही कीमती फल है जिसे सियोला अभी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही है। देखते ही देखते पानी भाप बनने लगता है और कुंग हो इससे पूरी तरह हैरान नहीं है क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत मैसिव विशाल हैं। हैरानी की बात यह है कि सियोला गार्जियन ऑफ नेचर, प्रकृति का रक्षक नाम की एक और स्किल हासिल करने में कामयाब हो जाती है। स्टेट बोर्ड पर कुंग हो पढ़ता है कि सियोला के पास नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एक आउटस्टैंडिंग बेहतरीन एबिलिटी है और नेचर की एनर्जी वाली मेडिसिन्स के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, सोखने की क्षमता, अपनी प्रजाति के बाकी जानवरों से 1.5 गुना ज्यादा है। नहाने के सेशन के बाद कुंग हो सियोला के सिर पर थपकी देता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। बाद में कुंग हो अपने घर वालों को
वे कीमती फल दिखाता है जो वह बाहर से लेकर आया था, जिसकी वजह से वह घर पर नहीं था। कुंग हो कुछ कीमती इंग्रेडिएंट्स तैयार करने का प्लान बनाता है, लेकिन फेरी क्वीन को नहीं लगता कि वह जो करने वाला है उसे नॉर्मल आग हैंडल कर सकती है। तभी कुंग हो बहुत सारे माना स्टोन्स निकालता है, लेकिन क्वीन कुंग हो से कहती है कि अगर वह इतने सारे माना स्टोन्स यूज करेगा तो वह पूरी जगह को उड़ा देगा। कुंग हो उसे इग्नोर करता है और स्टोन्स को आग में फेंक देता है, जिससे क्वीन बुरी तरह डर जाती है। वह उम्मीद कर रही है कि स्टोव फट जाएगा, लेकिन कुंग हो अपनी पावर से उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। क्वीन यह देखकर सुन्न रह जाती है कि कुंग हो के लिए आग को कंट्रोल करना कितना आसान है। कुछ ही पलों बाद कुंग हो सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनकर एक फाइन पाउडर बना लेता है। इसके बाद वह उस मून सॉल्ट का जूस निकालता है जो उसे जानवू से मिला था। वह जूस को पाउडर के साथ मिक्स करके एक डो आटा तैयार करता है और वह उसे डम्पलिंग्स बनाने के लिए गोल्ड बॉल्स का शेप देता है। जब वह यह काम पूरा कर लेता है तो वह क्वीन से पूछता है कि क्या वह इसे टेस्ट करना चाहेगी, लेकिन वह डरी हुई है कि अगर उसने डम्पलिंग जितनी कोई पावरफुल चीज खा ली तो उसकी वाइटैलिटी जीवन शक्ति बेकाबू होकर फट जाएगी। क्वीन समझ जाती है कि डम्पलिंग्स खास तौर पर सियोला के लिए बनाए गए हैं और उसके मुंह में पहले ही पानी आ रहा है। कुंग हो कंफर्म करता है कि डम्पलिंग्स उसी के लिए हैं, लेकिन उसे बताता है कि वह अभी के लिए सिर्फ एक ही खा सकती है क्योंकि डम्पलिंग्स का असर बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही सियोला डम्पलिंग टेस्ट करती है उसे अपनी बॉडी में बहुत सारा माना दौड़ता हुआ महसूस होता है और वह खुशी खुशी डिक्लेयर करती है कि यह अब तक की सबसे बेस्ट फीलिंग है जो उसने महसूस की है। इसकी बदौलत उसका डिफेंस FF से EE पर आ जाता है। इसके अलावा वह बड़ी हो जाती है जो उसके पिछले साइज से लगभग डबल है, जिससे फेरीज पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। जब वे यह सब खत्म कर लेते हैं तो सियोला और कुंग हो दौड़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। कुंग हो खुश है कि सियोला मेडिसिन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही है और उसकी ग्रोथ सियोला से भी ज्यादा तेज है। कुंग हो सोचता है कि क्या होता अगर उसने एक्सियोदवा के बचपन में भी यही प्रोसेस फॉलो किया होता। तब उसे रियलाइज होता है कि जब वह एक्सिवा को पाल रहा था तो उसे असल में कुछ भी पता नहीं था। वे बस एक साथ दौड़ते थे और लड़ते थे। वह उसे तब तक खाना नहीं खिला पाया जब तक कि उसका पेट न भर जाए, और ना ही उसने बीमार होने पर उसे ठीक से आराम करने दिया। कुंग हो को पछतावा होने लगता है कि अगर उसने उसे अच्छे से पाला होता तो चीजें शायद बेहतर होती। हालांकि यही वह रीजन था जिसकी वजह से उसने उसकी मौत के बाद डेमोनिक बिस्ट्स की और भी ज्यादा स्टडी की। कुंग मन ही मन प्रॉमिस करता है कि वह शोला के बच्चे के लिए वह सब करेगा जो वह शोला के लिए नहीं कर पाया। जब वे बर्फ में खेल रहे होते हैं सियोला कुंग हो की बाहों में कूद जाती है और इसी टाइम कुंग हो को रियलाइज होता है कि उसका वजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। कुंग हो इस बात को लेकर इतना खुश है कि वह सियोला से कहता है कि वह उसे सबसे बेहतरीन बनाएगा और उसे बिल्कुल लग्जरी रॉयल लाइफ में रखेगा। उनके खेलने के बाद कुंग सजेस्ट करता है कि उन्हें मोची को पिक करने चलना चाहिए। 16 साल पहले एक बूढ़े आदमी को मोची गहरी बर्फ में एक शावक बच्चे के रूप में मिला था जो किसी फरबॉल जैसा लग रहा था, और वह तुरंत समझ गया था कि उस शावक को उसके अपने लोगों ने ही छोड़ दिया था। वह बूढ़ा आदमी मोंगशी से बहुत प्यार से बात करता है और उसे अपने लोगों के पीछे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस इलाके के चारों ओर जल्दी ही कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाने वाली है, जिससे उसके लिए बाद में बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मोंगी को इतना कमजोर देखकर बूढ़ा आदमी उसे मारने की सोचता है ताकि उसे फ्यूचर में किसी भी तकलीफ से बचाया जा सके। जैसे ही वो मोंगची को मारने के लिए अपना डैगर खंजर निकालने वाला होता है उसकी नजर उसकी क्यूट आंखों पर पड़ती है और इससे तुरंत उसका मन बदल जाता है। खंजर निकालने के बजाय वह अपने खाने के लिए एक बीफ जर्की सूखा मांस निकालता है और मोंगी खुशी खुशी इसे खाता है और प्यार दिखाने के लिए उस बूढ़े आदमी की नाक चाटता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी चला जाता है, लेकिन मोंगची उसी जगह रुका रहता है और जब बूढ़ा आदमी वापस आता है तो वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से मोंगची उसी बूढ़े आदमी की देखभाल में रहा और मोंगची बहुत तेजी से बड़ा हुआ। एक दिन जब वे मस्ती कर रहे थे बूढ़े आदमी ने उसे मस्ती की एक बड़ी गेंद फुटबॉल कहा और तभी उसने फाइनली उसका नाम मोची रख दिया। बूढ़ा आदमी मोची के साथ बैठकर बात भी करता है और उसे बताता है कि ग्रेट वॉर के दौरान उसने अपने परिवार को खो दिया था और वह अकेला ही भटकता रह गया, और बुरी बात यह है कि वो म्यू कॉन्टिनेंट से आई एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। वह आदमी बताता है कि जब उसने मोची को पहली बार देखा था तो उसे मारना उसके लिए कितना मुश्किल था। उस आदमी को लगता है कि उसने मोची में अपना बचपन देखा था, इसीलिए वह उससे इतना जुड़ गया। वे इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वह आदमी दर्द से अपना सीने पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह खांसने लगता है। मोची यह देखता है और खाना ढूंढने के लिए भाग जाता है क्योंकि अब तक यह काम बूढ़ा आदमी ही कर रहा था। जब तक वह वापस लौटा बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर चुका था और मोची घबरा गया। वह जानता है कि उसे सिर्फ पहाड़ के नीचे ही मदद मिल सकती है जहां जाने के लिए बूढ़े आदमी ने उसे मना किया था। खतरनाक होने के बावजूद मोची पहाड़ से नीचे जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे मदद ढूंढनी है। वे ये मान लेते हैं कि उसकी माँ आसपास ही होगी क्योंकि वह अभी एक बच्चा ही है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे मोची पर हमला कर देते हैं, लेकिन मोची सिर्फ अपने मरते हुए दोस्त के लिए मदद चाहता है
बिना कुछ सुने समझे मोची पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। वह उनके हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस हमला करते ही रहते हैं और अंदर ही अंदर वह बस किसी से मदद की भीख मांग रहा है। सैनिक फाइनली उसे बेबस कर देते हैं और जब वे उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, कुंग हो वहां आ जाता है। सैनिक कुंग हो से कहते हैं कि उसे बीच में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे उस बच्चे को संभाल सकते हैं। हालांकि कुंग हो सैनिकों को बताता है कि यह बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया है क्योंकि आसपास कोई भी बड़ा जानवर नहीं है। वह उनसे कहता है कि वे पीछे हट जाएं और वह इसे संभाल लेगा। कुंग हो की नजर जैसे ही उस बच्चे पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि उसे मदद की जरूरत है और वह उसकी ताकत वापस लाने के लिए उसे अपना माना देता है। मोंगजी फिर कुंग हो को उस जगह ले जाता है जहां वह बूढ़ा आदमी पड़ा है। कुंग हो समझ जाता है कि वह बूढ़ा आदमी न्यू कॉन्टिनेंट की एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जो बहुत ज्यादा माना की वजह से होती है, जिसने उसके दिल में अपनी जड़ें जमा ली हैं। कुंग हो उस आदमी के सीने पर अपना हाथ रखता है और अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है और उस आदमी से कहता है कि वह लकी है कि उसके पास मोची जैसा बहादुर दोस्त है। कुछ पलों बाद वह बूढ़ा आदमी जाग जाता है और मोची उसकी बाहों में कूद जाता है। वे दोनों एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल पल शेयर करते हैं जो दिखाता है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। अब आज के दिन पता चलता है कि मोची उसी बूढ़े आदमी की कब्र पर आया है। अपनी मौत से पहले बूढ़े आदमी ने मोची को कांग हो के हाथों में सौंप दिया था। उस बूढ़े आदमी की मौत के बाद से मोची हमेशा उसकी कब्र पर उसे देखने आता रहा है। कुंग हो और सियोला भी उसे चेक करने आते हैं और जैसे ही मोची रोता है, आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। कुंग हो का मानना है कि बूढ़े आदमी की कब्र कभी सूनी नहीं रहेगी क्योंकि मोची हमेशा उसे याद करने के लिए वापस आता रहेगा। अचानक मॉन्स्टर मधुमक्खियों का एक झुंड वहां आ जाता है और कुंग हो तुरंत समझ जाता है कि वे नई प्रजातियों में से एक हैं। कुंग हो मधुमक्खियों को परखने के लिए अपनी डिमोनिक बीस्ट आई का इस्तेमाल करता है और उनके डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि वे अपने लीडर को लेकर पूरी तरह से अंधी वफादारी रखती हैं। ऐसा लगता है कि वे झुंड में काम करते समय और भी ज्यादा ताकतवर होती है। उनमें से एक मधुमक्खी सोला के करीब उड़कर आती है और वह तुरंत डिमोनिक एनर्जी चूसने के लिए उसे उसके मुंह से पकड़ लेती है। ऐसा करते टाइम मधुमक्खी अपने बड़े डंक से सोला को डंक मारने की कोशिश करती है, लेकिन डंक मारते ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कुंग हो यह देखकर हैरान है, लेकिन समझ जाता है कि वर्ल्डली फ्रूट बात की वजह से सोला की स्किन काफी सख्त हो गई है। कुंग हो फिर उस डंक को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि इसमें पैरालाइज करने वाला जहर है। इसी वजह से इसका साइज छोटा होने के बावजूद इसकी रैंक इतनी हाई है। चूंकि ऐसा है, कॉन्ग हो समझ जाता है कि उन्हें इन मधुमक्खियों को खत्म करना होगा। वह फिर टाइगर पर चढ़ता है और उसे मधुमक्खियों के पीछे चलने के लिए कहता है। जैसे ही वे उन ठंडे मैदानों से गुजरते हैं, कॉन्ग हो को राहत मिलती है कि उस इलाके में कोई इंसानों की बस्ती नहीं है। हालांकि वह मधुमक्खियों की भूख को लेकर परेशान है क्योंकि वे उस हद तक खाती हैं जहां वे घास, पेड़ और यहाँ तक कि पूरे पहाड़ भी निकल जाती हैं। असल में वे मॉन्स्टर्स की लाशें खाने से भी पीछे नहीं हटती। वे कितनी खतरनाक हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुंग हो यह फैसला करता है कि इससे पहले कि वे तबाही मचाएं, उसे उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। कुछ ही पलों बाद उन्हें एक गहरा लाल गेट मिलता है और कुंग हो नोटिस करता है कि मधुमक्खियां गेट के अंदर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि उनका घोंसला वहीं है। इसके अलावा वह यह भी समझ जाता है कि चूंकि गेट लाल है, इसलिए इसे रेड क्लास छापा मारने वाले लेवल का गेट माना जाता है। ऐसा लगता है कि पिछली बार उस गेट के साथ उसे और मोनी को काफी मुश्किल हुई थी, लेकिन उसे यकीन है कि इस बार वे पूरी तरह तैयार हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उस लाल गेट में कूद जाते हैं और कुछ ही देर में मधुमक्खियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। कुंग हो उन्हें दूर रखने के लिए अपना माना रिलीज करता है। जब रेड क्लास गेट की बात आती है तो यह एक ऐसा गेट है जिसके अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का कोई हिस्सा उसमें फेंक दिया गया हो। इसकी वजह से जो रेयर रिसोर्सेज नॉर्मल गेट्स में नहीं मिलते, वे इस गेट में मिल सकते हैं। हालांकि मॉन्स्टर्स को रेड गेट नॉर्मल गेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर लगा। तभी कुंग हो को दूर मधुमक्खियों का एक और झुंड दिखाई देता है और ये पहले वाली मधुमक्खियों से 3 गुना बड़ी दिख रही है और इनमें 3 गुना ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। आक्रामक मधुमक्खियां कांग हो की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वो आसानी से पहली हमला करने वाली मधुमक्खी को काट देता है और साथ ही उसके स्टैट्स चेक करता है, जिससे पता चलता है कि यह गेट के बाहर मिली मधुमक्खियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बिना किसी शक के कॉन्ग हो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी मधुमक्खियां ही इस जगह की रक्षा कर रही हैं। जैसे ही मधुमक्खियां उन पर झुंड बनाकर हमला करने की तैयारी करती है, कुंग हो अपनी सेंसरी ट्रांसफर स्किल एक्टिवेट करता है। यह एक ऐसी स्किल है जो कॉन्ट्रैक्टर और डेमोनिक बीस्ट को माना और फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ एक ही सेंसेस शेयर करने की परमिशन देती है। कुंग हो भी पूरी ताकत से मधुमक्खियों की तरफ छलांग लगाता है
और बिना किसी रहम के उन्हें काटता चला जाता है। सियोला एक मधुमक्खी पर हमला करती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन मधुमक्खी उसकी पकड़ से भागने में कामयाब हो जाती है। कुंग हो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मधुमक्खी अभी भी उसके मुंह के हिसाब से बहुत बड़ी है, इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाई। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, कुंग हो को रियलाइज होता है कि इन मधुमक्खियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन अचानक उसे दूर से एक बहुत पावरफुल डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वह इसे चेक करने के लिए छत्ते के पास जाने का फैसला करता है। वह मोची की पीठ से छलांग लगाता है और एक बहुत पावरफुल ताकत को अपने ऑरा ब्लेड के साथ मिलाकर वह अपने रास्ते में आने वाली सारी मधुमक्खियों को काटकर गिरा देता है। इन बहुत बड़ी मधुमक्खियों को खत्म करने के बाद वह फाइनली छत्ते तक पहुंच जाता है और वह समझ जाता है कि यही वह चीज है जिसकी मधुमक्खियां रक्षा कर रही हैं। छत्ते से इतनी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी निकल रही है कि वह बाहर छलक रही है। कुंग हो छत्ते से टकराता है और उसे यह देखकर हैरानी होती है कि एक अजीब सी आकृति छत्ते में आराम से बैठी है। उसके लुक और उसकी बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखकर कुंग हो समझ जाता है कि फाइनली एक बार फिर कोई डेमन आ गया है। तभी कुंग हो डेमन को यह बड़बड़ाते हुए सुनता है कि उसकी तो वाट लग गई है। एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ में कुंग हो को डेमन की भाषा समझ नहीं आनी चाहिए थी, और जैसे ही डेमन को पता चलता है कि कुंग हो उसकी बात सुन सकता है, वह फॉर्मल तरीके से बात करने का फैसला करता है। वह खुद को थियो कैमिगन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो कभी डेमन दायरे में चौथे नंबर का डेमन हुआ करता था। कुंग हो पहले ही उस आदमी से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वह अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर उस इंसान से जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। थियो ये देखकर हैरान है कि यहाँ एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। कुंग हो जो कुछ भी देख रहा है उस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता, और चूंकि थियो से उसे कोई खतरा नहीं है इसलिए वह अपना ऑरा ब्लेड बंद कर देता है। कुंग हो समझ जाता है कि थियो युद्ध के दौरान देखे गए बाकी डेमन से अलग है, क्योंकि वह बात कर सकता है। उसे याद आता है कि उस टाइम डेमन्स बिना दिमाग वाली मशीनों की तरह थे जो सिर्फ डिमोनिक एनर्जी उगल रहे थे, लेकिन थियो एकदम किसी असली इंसान जैसा लग रहा है। कुंग हो फिर थियो से पूछता है कि वह क्या है, और थियो अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए बताता है कि वह एक डेमन है। कुंग हो उससे पूछता है कि उसके जैसा एक डेमन यहाँ क्या कर रहा है, और थियो बताता है कि यह काफी शर्मनाक कहानी है और बहुत लंबी भी है। वह बताता है कि एक रैंकिंग बैटल हारने और वहां से भागने के बाद वह एक डंजनाइजेशन में फंस गया था। कुंग हो फिर उससे पूछता है कि अपनी जान बचाकर भागने के बावजूद वो क्वीन बी रानी मधुमक्खी को अपने साथ क्यों लेकर आया। कुंग हो उससे पूछता है कि क्या वह क्वीन बी जिसे वह दूर से देख रहा है वह सारे मॉन्स्टर्स की रानी है, और यह देखकर कि कुंग हो कितनी सीरियस होकर उस मधुमक्खी को देख रहा है, वह आदमी समझ जाता है कि कुंग हो उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। थियो जल्दी से बताता है कि उसने सिर्फ मधुमक्खियों को नजर रखने के लिए भेजा था और वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। थियो साबित करता है कि मधुमक्खी कितनी शांत है। वह उसके सिर पर थपकी देता है और वह एक भारी डिमोनिक एनर्जी छोड़ती है जो उसे एक फॉसिलाइज्ड जमी हुई स्टेट में डाल देती है। कुंग हो यह देखकर हैरान है, और थियो एक्सप्लेन करता है कि अगर वह क्वीन बी को इस तरह फॉसिलाइज कर देता है जैसा उसने अभी किया है तो वह बिना पोलन पराग खाए भी जिंदा रह सकती है, जिससे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। थियो कुंग हो को बताता है कि वो मधुमक्खी एक बच्चे की तरह है जिसे उसने बचपन से पाला है, इसलिए वो पक्का उसकी जिम्मेदारी लेगा। थियो यह सब एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि तभी सियोला उसके पैर पर काट लेती है और उसके अंदर भरी हुई डिमोनिक एनर्जी चूसने लगती है। सियोला को इसमें इतना मजा आ रहा है कि थियो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी ऐसे बीस्ट को देखेगा जो डिमोनिक एनर्जी खाता है। कुंग हो को रियलाइज होता है कि थियो असल में खतरनाक नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज वो डेमन क्षेत्र है जिसके बारे में उसने बात की थी। चूंकि थियो डेमन क्षेत्र में चौथे नंबर पर था, कुंग हो को लगता है कि इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए यह आदमी एकदम सही है। हालांकि कुंग हो को नहीं लगता कि वह कभी माजिन की ताकत भूल सकता है, और वह थियो के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही उसकी तरफ लपकता है। वह उसकी छाती पर मारता है और उससे कहता है कि उसे बस एहतियात इंश्योरेंस के तौर पर उसका मोनोहोल सील करना होगा। थियो जमीन पर गिर जाता है, और जब उसे अपनी ताकत वापस मिलती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी जा चुकी है। कुंग हो फिर उस आदमी से कहता है कि वह चुपचाप उसके पीछे चले और कोई भी चालाकी करने की कोशिश न करे, क्योंकि वह उसे बस मार देगा। थियो हाँ कह देता है और सोचता है कि क्या इंसान ऐसे ही होते हैं। इस बीच गेट के बाहर गिल्स इकट्ठा हो चुके हैं। तभी जुनवू के चेलों में से एक वहां आ जाता है और वह तुरंत कुंग हो को पहचान लेता है। दूसरी तरफ किंग अभी भी खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहा है, पूछ रहा है कि क्या व्हाइट नाइट गिल्ड भी क्लियरिंग राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। वह आदमी बस किंग को इग्नोर कर देता है और वह कुंग हो की तरफ मुड़कर उसे ग्रीट करता है और उसे बताता है कि उसने उस दिन जुनवू के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान उसे ग्रीट किया था। वह खुद को व्हाइट नाइट केली हक के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और पता चलता है कि वह फिलहाल व्हाइट नाइट का गिल्ड मास्टर है। कुंग हो भी उसे ग्रीट करता है और अपनी हैरानी जताता है कि अब क्लियरिंग राइट्स जैसी चीज भी होने लगी है। हक इस बात को कंफर्म करता है
और कहता है कि आजकल वे ऐसे ही काम करते हैं। किंग पहले से ही गुस्से में पागल हो रहा है जब उसे रियलाइज होता है कि हक उसके जैसे एक सुपरस्टार को इग्नोर कर रहा है। वह फिर हक से पूछता है कि वह कुंग हो जैसे एक नॉन अवेकनर को कैसे जानता है। हालांकि वह नाम जल्दी ही किंग के दिमाग में फिर से गूंजता है और उसे रियलाइज होता है कि वह बीस्ट मास्टर के सामने खड़ा है। तभी हक नोटिस करता है कि कुंग हो स्माइल कर रहा है और उसे याद आता है कि जुनवू ने उसे कुंग हो की स्माइल के बारे में क्या बताया था। उसने उसे हमेशा केयरफुल रहने के लिए कहा था, क्योंकि जब भी कुंग हो स्माइल कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वह अपने सामने खड़े दुश्मन को कुचलने वाला है। हक को पसीना आने लगता है, जबकि दूसरी तरफ किंग को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अंदर ही अंदर किंग कुंग हो के बारे में बकवास सोच रहा है, क्योंकि वह देखने में कोई खास नहीं लग रहा। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है कि अगर वह कुंग हो को हरा देता है तो वह 5 वॉर हीरोज से भी आगे निकल जाएगा। किंग फिर कुंग हो पर अटैक करने की तैयारी करता है और जैसे ही कुंग हो यह देखता है वह उस आदमी को सिंसियरली सच्चे दिल से थैंक्स बोलता है। किंग कुंग हो से कहता है कि उसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे थैंक्स बोलना चाहिए वह खुद है। और वह अपना हाथ बहुत जोर से कुंग हो की तरफ घुमाता है। जब उसे लगता है कि उसने पहला हिट मार दिया है तो उसे अचानक रियलाइज होता है कि कुंग हो गायब हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुंग हो उसे खींचकर डंजन में ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि वह बहुत घमंडी था, क्योंकि वह पहले डंजन क्लियर करना चाहता था। कुंग हो उसे डंजन में फेंक देता है और उससे कहता है कि जाकर डंजन क्लियर करे। किंग जमीन पर क्रैश होता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि यह पहली बार है जब उसे इस तरह से किसी ने पीटा है। कुंग हो उससे कहता है कि वह शुरू में उनके मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि उसने उसे उकसाया है इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं है। कुंग हो किंग की तरफ भागता है, लेकिन किंग अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो जाता है और काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। कुंग हो आसानी से उसका सिर पकड़ता है और उसे जमीन पर दे मारता है और साथ ही उससे कहता है कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। इस बीच थियो और हक बैटल देख रहे हैं और थियो हक से कहता है कि किंग कुंग हो के अटैक से मारा भी जा सकता है और हक इस बात को कंफर्म करता है। साथ ही हक यह भी सोच रहा है कि आखिर यह थियो कौन है। कुछ ही पलों बाद किंग को फाइनली होश आता है और कुंग हो उसे बताता है कि उसके मूवमेंट्स थोड़े अच्छे हैं, लेकिन वे रिकलेस लापरवाह हैं। वह फिर उससे पूछता है कि उसका मास्टर कौन है और किंग जवाब देता है कि उसका कोई मास्टर नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ अपने पैदाइशी टैलेंट के दम पर एस क्लास रैंक तक पहुंचा है। कुंग हो फिर उससे कहता है कि टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन यह उसे सुपीरियर सबसे बेहतर नहीं बनाता और वह उसे अपनी औकात में रहने की सलाह देता है। वह उसे बताता है कि फ्यूचर में उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग सामने आ सकते हैं और अगर वह अभी सीखने में फेल हो जाता है जब वह सीख सकता है तो वह बहुत जल्दी अपने टैलेंट की लिमिट्स तक पहुंच जाएगा। कुंग हो उसे बताता है कि अगर वह असल लड़ाई में उस लिमिट तक पहुंच गया तो वह मारा जाएगा। किंग फिर कुंग हो से पूछता है कि क्या वह बस एक इग्नोरेंट फूल अनजान बेवकूफ था, और कुंग हो उसे पहले एक मास्टर ढूंढने की सलाह देता है। जब कुंग हो उसे सलाह दे ही रहा होता है, किंग ग्राहम इंस्टाग्राम के लिए सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकाल लेता है। कुंग हो समझ जाता है कि वो आदमी आसानी से उसकी सलाह नहीं मानेगा जब तक कि वो उसे पीट पीट कर ना समझा दे। किंग मार खाने से पहले और भी सेल्फीज लेने की भीख मांगता है। उनके इस पूरे नाटक के बाद उन्होंने फाइनली डंजन क्लियर कर लिया और इसके बाद सोशल मीडिया अनगिनत आर्टिकल्स और अफवाहों से भर गया कि कुंग हो कौन है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कुंग हो ही है। इस बीच डेमन क्षेत्र और डेमन्स को लेकर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू कर दी गई। कुंग के घर पर थियो कुंग हो के इंटेरोगेशन पूछताछ के दौरान मौसम के मजे ले रहा है। पता चलता है कि थियो पहले नंबर के डेमन बहल के खिलाफ एक बैटल हार गया था, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी चोरी हो गई थी। वह बाद में उनके क्षेत्र में क्रैश लैंड हुआ, लेकिन वह इंसानों के क्षेत्र के डेमन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि इंसानों के क्षेत्र में लैंड होने से लगभग एक हफ्ते पहले उसने सुना था कि डेमन क्षेत्र में एक ऐसा इलाका है जो बहुत तेजी से डंजन्स में बदल रहा है। वह मेंशन करता है कि वो हैरान है कि इंसानों के क्षेत्र में डंजन्स एक बिल्कुल अलग डायमेंशन हुए हैं। कुंग हो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रेट वॉर हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मॉन्स्टर्स की एक नई प्रजाति अभी अभी सामने आई है। जबकि उसे यह भी पता चला कि डेमन क्षेत्र नाम का एक नया डायमेंशन पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। कुंग हो फिर थियो से डेमन क्षेत्र में उसके पावर लेवल के बारे में पूछता है, क्योंकि वह उसका सही लेवल नाप नहीं पा रहा है। बेसिकली अपनी पावर चोरी होने से पहले वो डेमन क्षेत्र के 40 शासकों मोनार्क्स में चौथे नंबर पर था, जिसका मतलब है कि वह काफी पावरफुल था। लेकिन चूंकि कुंग हो उसकी एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, वह सजेस्ट करता है कि वह पहले अपना माना रिलीज करे। कुंग हो समझ जाता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वह ऐसा करने का फैसला करता है। जैसे ही उसकी डेमोनिक एनर्जी वापस आने लगती है, थियो कुंग हो से कहता है कि वह ध्यान से देखे और उसकी असली एबिलिटीज देखे। अंदर ही अंदर कुंग हो थियो को मारने के लिए तैयार है अगर वो कोई चालाकी करने की कोशिश करता है। जैसे ही थियो अपनी
अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल पा लेता है वह अपना हाथ उठाता है और मुर्दों डेड को बुलाता है और तभी कुंग हो को रियलाइज होता है कि वह आदमी एक नेक्रोमेंसर मुर्दों को जिंदा करने वाला है। थियो इसे कंफर्म करता है यह कहते हुए कि वह फैमिलियर्स साथियों बनाने और उन्हें कमांड करने के लिए लाशों को मटेरियल्स की तरह यूज करता है, लेकिन उसने बाल के हाथों सब कुछ खो दिया। कुंग हो यह देखकर पूरी तरह से हैरान है क्योंकि यह एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ फिक्शन कहानियों में होती है और पृथ्वी पर ऐसा कोई अवेकनर नहीं है जिसने कभी इस तरह की एबिलिटी अवाकेन की हो। थियो अभी मजे कर ही रहा होता है कि तभी सियोला उसके अंदर की स्वादिष्ट डेमन एनर्जी और पीने के लिए उसकी गर्दन पर कूद जाती है। जब थियो को रियलाइज होता है कि सियोला बेसिकली उसकी डिमोनिक एनर्जी चूस रही है तो वह दर्द से चिल्ला उठता है और थियो सोचता है कि क्या कुंग हो का यही मकसद था जब उसने अपना माना रिलीज किया था। पता चलता है कि वो सही है क्योंकि कुंग हो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा था। सियोला द्वारा डेमोनिक एनर्जी चूसने के बाद अचानक थियो के मोनोहोल में कुछ अमेजिंग होने लगता है। पता चलता है कि उसका मोनोहोल अब प्यूरिफाइड माना शुद्ध माना से रिप्लेस हो रहा है और सियोला ने भी अपने कलेक्शन में एक और पूंछ ऐड कर ली है। इसकी बदौलत उसकी अटैक पावर डी पर आ जाती है और उसकी डिफेंस पावर भी डी पर आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि उसने एक नई स्किल अनफोल्ड खोलना हासिल कर ली दूसरी पूंछ के लिए। पूंछ की दूसरी एबिलिटी अभी भी लॉक्ड है और वह तभी अनलॉक होगी जब कंडीशंस पूरी होंगी। कुंग हो को फिर याद आता है कि फेरीज की क्वीन जोआना ने 5 पूंछों वाले व्हाइट फैंग के बारे में क्या मेंशन किया था। कुंग हो समझ जाता है कि सियोला की पूंछ जोआना के बताए व्हाइट फैंग की तरह ही मल्टीप्लाई बढ़ना कर सकती है। कुछ ही पलों बाद कुंग हो को चुलाई का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए। वह मेंशन करता है कि दक्षिणी संघर्ष क्षेत्र सदर्न कॉन्फ्लिक्ट जोन में अभी अभी एक और हंटर गायब हो गया है। वह हंटर हाउंड है जो कोरिया में 30वें नंबर पर है और इसी वजह से उन्होंने उस इलाके से अपनी सारी टुकड़ियां वापस बुला ली हैं। कुंग हो यह सुनकर हैरान है और वह सोचने लगता है कि आखिर साउथ में चल क्या रहा है। सदर्न कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करें तो यह एक ऐसा इलाका है जिसमें देगू और उसके नीचे का बुसान रीजन शामिल है। ऐसा लगता है कि वहां पहुंचने का आखिरी रास्ता वहीं डेजॉन में है। डेजॉन के सेफ रहने का रीजन लिवोन है जो 4 नामी गिल्ड्स में से एक है और एक ट्रेडिशनल मैजिक पावर हाउस है। इसके कुछ ही देर बाद वो डेजॉन की तरफ जाता है और गेट पर अपनी पहचान वेरीफाई होने के बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। थियो के बारे में पूछे जाने पर कुंग सैनिक को बताता है कि वह उस आदमी को अपना असिस्टेंट मान सकता है। थियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है क्योंकि वह अपने हाथ में मौजूद लॉलीपॉप में बिजी है। कुंग हो सैनिक से पूछता है कि क्या थियो को आईडी की जरूरत होगी, लेकिन सैनिक कुंग हो को बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अभी अभी ऊपर से ऑर्डर मिला है। चूंकि युद्ध खत्म हो गया था और कुंग हो नॉर्थ में सेटल हो गया था इसलिए डिजास्टर स्पीशीज के बीच शांति कायम हो गई थी। हालांकि साउथ में यह बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और डिजास्टर स्पीशीज अक्सर दिखाई देती है। मॉन्स्टर्स के बीच खूंखार टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं जो कभी खत्म नहीं हुए हैं। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्यों ना मॉन्स्टर्स का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। जैसे ही वे जोन में और अंदर जाने की तैयारी करते हैं कुंग हो मोची के ऊपर चढ़ता है और थियो से भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। वह आदमी ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर का सिर उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है जो जोन में चल रहे विवाद का इशारा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं थियो कुंग हो से कहता है कि यह इलाका उसे उसके घर की याद दिलाता है। वह कॉन्ग हो को बताता है कि वे जिस घास को देख रहे हैं उसे हीट ग्रास गर्म घास कहा जाता है जो चारों तरफ गर्मी छोड़ती है। बेसिकली हीट ग्रास वाली जगह एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बन जाती है। देखते ही देखते मोची और सियोला को पसीना आने लगता है और कुंग उनकी हालत समझता है क्योंकि वे पहली बार ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आए हैं। कुछ पलों बाद कुंग हो रुकता है और सजेस्ट करता है कि वे वहां से आगे पैदल चलें। अचानक उन्हें दूर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और यह किसी इंसान की आवाज जैसी लगती है। वे सोच ही रहे होते हैं कि यह क्या है कि तभी वह आवाज उनके करीब आने लगती है और कुछ पलों बाद वे मॉन्स्टर्स के एक झुंड को उल्टी डायरेक्शन में भागते हुए देखते हैं। तभी वे उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और देखते हैं कि एक आदमी मॉन्स्टर्स को मक्खन की तरह काट रहा है। कांग हो यह देखकर हैरान है क्योंकि चेल्बे ने उसे बताया था कि उसने उस इलाके में तैनात सैनिकों को पहले ही वापस बुला लिया है। ध्यान से देखने पर कांग हो को रियलाइज होता है कि वह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। उस आदमी के बाल ब्लॉन्ड सुनहरे हैं और उसने अपने सिर पर एक बैंड बांधा हुआ है जिस पर ट्रेनिंग लिखा है। एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड में वह आदमी कोई और नहीं बल्कि किंग निकलता है जिसने साफ तौर पर अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले लिया है।